आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के बहुत ही यशस्वी, प्रभावी, संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मानिक शाह जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, राज्यसभा में मेरे साथी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भाई विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिभा भौमिक जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश से महेंद्र सिंह जी, हमारे लोकसभा में साथी और यहाँ के प्रभारी श्री महेश शर्मा जी, त्रिपुरा सरकार में हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, विधानसभा में हमारे स्पीकर रतन चक्रवर्ती जी और हमारे दार्जिलिंग से सांसद और हमारे युवा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राजू बिष्टा जी, सम्मानित मंच और आज जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक मैदान में एकत्र आए अगरतला में हमारे देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने वाले स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जन विश्वास यात्रा की समाप्ति पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला और जब मैं यहां आया हूं तो त्रिपुरा में आऊं और मां त्रिपुरा सुंदरी को नमन न करूं तो मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं माता त्रिपुरा सुंदरी को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। और मैं जब अगरतला में आऊं तो शिव भगवान को, उमनेश्वर मंदिर को याद न करूं तो भी मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए मैं शिव भगवान को याद करते हुए उमनेश्वर मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। यह बहुत ही शुभ दिन है जब एक संकल्प के माध्यम से त्रिपुरा की जनता का जन विश्वास लेकर हम यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे किसी भी देश को अपना लक्ष्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना योगदान करना चाहिए और उसको अंतिम समय तक, निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि भारत स्वाभिमानी देश के रूप में स्वावलंबन के साथ यह आगे बढ़ेगा और स्वावलंबन की तरफ हमको आगे बढ़ना। मुझे आज खुशी है कि जब हम युवा दिवस मना रहे हैं तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में और भारत का युवा सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे युवाओं का प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हो और चाहे भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना हो, हम गौरव के साथ आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और युवा उसमें अपना पूरा योगदान कर रहा है। मित्रों, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, भारत सरकार में मुझे रहने का मौका मिला है। पूरे 5 साल मैं भारत सरकार में रहा हूं
ऑफ मेडिकल साइंसेज होता था दिल्ली में। अटल जी ने 6 मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हो रहे हैं। 23। अगर मैं बात करूं तो एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में यह संख्या 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज की हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो जहां हमारी मेडिकल की सीट्स 30,000 हुआ करती थी, आज हमारी मेडिकल की सीट्स 80,000 क्रॉस कर रही है। हर साल 80,000 से ज्यादा बच्चे बनते हैं। अगर मैं बात करूं IIT की तो 16 IITs होते थी, आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं IIM की बात करूं तो आज 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खड़े हुए हैं। और अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं, क्योंकि ये युवा दिवस है, तो 723 विश्वविद्यालय से बढ़कर अब 1050 विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हुए हैं जो काम कर रहे हैं। मित्रों, सुन रहा था मोदी है तो मुमकिन है और बढ़ता हुआ छलांग लगाता हुआ कहने के लिए नहीं कह रहा। शिक्षा नीति थी। कभी किसी ने सोचा बंगाल में उत्तर देकर के कोई डॉक्टर बनेगा? कभी किसी ने सोचा था कि असम या मेडिकल का डॉक्टर की परीक्षा देगा? कभी किसी ने सोचा था कि हम लोकल भाषा में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे? लेकिन मोदी जी ने भारत को इंडिया से निकालकर भारत पहुंचा दिया है, भारत की तरफ आगे बढ़ाया है। यह भी समझना चाहिए। अब भारतीय भाषाओं में साधारण बच्चा पढ़ाई करके कंपटीशन देकर के आगे बढ़ सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं आ रहा था, मुझे मानिक शाह जी ने दिखाया वो विक्टोरिया के जमाने का हॉस्पिटल। ये सामने उसकी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। ये सारी बिल्डिंगें पिछले 5-6 सालों में खड़ी हुई है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नए नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग, ये सब देने का काम व्यथित हुई, बाधा पहुंची इसमें। इसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मुसीबत में भी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिन अंग्रेजों ने, ब्रिटानिया ने भारत को 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़ते हुए भारत आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर की, गांव गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा रहा है। यह इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के जमाने की बात अगर मैं करूं तो 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 340 किलोमीटर बिछा था। आज भारत में 2,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है और गांव गांव में, पंचायत पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। एक नया आयाम, एक नई सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत 2014 में 92%, 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करता था, बाहर से लाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह है मोदी जी का बदलता भारत, जिसको हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं स्टील की, तो इस्पात में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में,
तो भारत अब तीसरे नंबर पर खड़ा है। हमसे आगे सिर्फ 2 देश रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम जापान को भी पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल में भी सबसे आगे खड़ा हो गया है। ये भी हमको समझना है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि दवाई की दृष्टि से सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा बनाने की फार्मेसी भारत बन गई है और दुनिया में प्रगतिशील देशों को सस्ती दवा देने में भारत आगे बढ़ा है। और उसके साथ साथ 138% हमारा बाहर का व्यापार बढ़ गया है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो हमारा 106% एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं, ये इसलिए मैं डिफेंस की बात करता हूं कि कांग्रेस के रजीम में, यूपीए की सरकार में पनडुब्बी में भी भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर में भी भ्रष्टाचार, हवाई जहाज में भी भ्रष्टाचार, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी भ्रष्टाचार। लेकिन आज भारत दुनिया में डिफेंस के एक्सपोर्ट में 364% आगे बढ़ गया है। अब हम देने वाले भारत हो गए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए आपसे मैं कोविड की चर्चा जरूर करूंगा। आपके सामने टेलीविजन पर आजकल चाइना की तस्वीरें आ रही और मैं यहां भी देख रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। ये भारत की तस्वीर ये संभव हुई है तो मोदी जी ने 220 करोड़ टीकाकरण, डबल डोज, साथ में बूस्टर लगाकर सुरक्षा कवच मुफ्त में पहनाया है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज अमेरिका में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, आज यूरोप में टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है। हमसे समृद्ध देश होने के बावजूद भी कोरोना का संकट उनके ऊपर गहराया रहता है। लेकिन भारत आज 220 करोड़ टीकाकरण करके और वो बूस्टर डोज लगा करके वो सक्षम तरीके से खड़ा है। ये फर्क है और आपको जानकर खुशी होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को नेशनल प्रोग्राम बनने में 25 साल लगे। इस देश में टेटनस की दवा को राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में 28 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में 30 साल लगे। इस देश में, अपने देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे। 1906 में दवा जापान में बन गई थी और 2006 में भारत में आई। इस देश में पोलियो की दवा को प्रोग्राम बनने में 28 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था, मोदी जी ने टास्क फोर्स 20 अप्रैल को बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नहीं 2 टीके बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान रखना है। और मित्रों, हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को मुफ्त में, अब 100 देशों को टीका पहुंचाया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत अब देने वाला हो गया है, दुनिया को देने वाला हो गया है। ये भी हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस तरीके से विकास करें। मित्रों, यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारे आदिवासी भाई, हमारे युवा साथी, हमारा किसान भाई, हमारी महिलाएं, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है और नीतियों ने किया है। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, स्वच्छता अभियान, शौचालय, ये सारी चीजों ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर के खड़ा किया है। महिला शक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना, आज मैं जाने वाला हूं एक बॉर्डर के स्थान पर, उस गांव का नाम मैं भूल गया, लौंकामुरा, उस गांव में मैं जाने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर में बैठ करके वहां जलपान करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको जानने की कोशिश करूंगा। कभी सोचा था कि बॉर्डर के जिले में ये होगा? कभी सोचा था कि उनकी तस्वीर बदलेगी?
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आया करता था और कहता था, नड्डा जी आपको खुशखबरी देनी है। मैं बोलता था, क्या है खुशखबरी? बोला, 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, बताइए इसको मैं किसको दूं? तो मैं कहता था, यार मेरे यहाँ 1 अनार 100 बीमार, तू ही रख ले इसको, जिसको देना तू दे दे, हमको नहीं। आज मोदी जी के नेतृत्व में 3 करोड़ 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बन करके तैयार है। मैं जब पहली बार एमएलए बना था तो मेरे यहाँ 95% गांव बगैर सड़क के थे, 95। और जब मैं बोलता था तो मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता था, सर आपको 50 लाख रुपए आए हैं, 100 सड़कें हैं आपकी, कहां कहां डालूं? मैंने कहा, जहां मर्जी वहां डाल दे, बढ़ना कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। नीतियों का अंतर देखो, नीतियों का अंतर देखो। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, एक सड़क पर 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ पैसे आए और 5 साल के अंदर 85% मेरी कंस्टिट्यूएंसी का सारी सड़कें ऑल वेदर रोड से बनकर के तैयार हो गए। ये नेतृत्व होता है। ये 10 साल यूपीए की सरकार आई, फिर काम ठप, वही का वही कमीशन, वही टोलाबाजी, वही समस्या, ये सब खड़ी। फिर से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई। आज लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है और मुझे खुशी है कि त्रिपुरा में भी 4700 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांवों को जोड़ा जा रहा है। ये परिवर्तन है। उसी तरीके से स्कॉलरशिप हमारी डबल हो गई। एमएसपी के प्रोडक्ट्स यहाँ त्रिपुरा में, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ ट्राइबल भाइयों के लिए 8 से 10% होता था, आज 90 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर एमएसपी त्रिपुरा की सरकार हमारे आदिवासी भाइयों को दे रही है। और उसी तरीके से वन धन केंद्र में 50,000 हमारे ट्राइबल एरिया के वन धन केंद्र हैं, जिन्होंने 9 लाख ट्राइबल्स को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। जनजाति गौरव दिवस के तहत ट्राइबल्स के लिए 15 नवंबर को तारीख तय की गई है और वह गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी भाई ने काम किया, उनके लिए म्यूजियम बनाने का काम किया। इसलिए मित्रों, अगर मैं गांव की बात करूं, गरीब की बात करूं, आज भारत में अति गरीबी आईएमएफ के अनुसार 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देने का काम किया है। इसलिए हमारी गरीबी नीचे आई। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं, 11 करोड़ 80 लाख लोगों के स्वच्छता अभियान में इज्जत घर बना है। आप लोग तो शहर में रहते हैं, मैं तो गांव से आया हूं। मेरे को मालूम है कि एक समय में गांव में हमारी बहनें सूर्योदय से पहले अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाती थी और सूर्यास्त का इंतजार करती थी ताकि वो अपना दैनिक नित्यक्रम जा सके, और झुंड के झुंड एक साथ महिलाएं जाती थी। आज 11 करोड़ 80 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी उसी तरीके से 11 करोड़ 78 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने में 2-2 हजार। और एक समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में रह जाते हैं। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, एक बटन को क्लिक करते हैं, 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है। यह हो जाता है इस कांग्रेस। इसलिए विकास की दृष्टि से देखा जाए और भारत की बदलती तस्वीर को देखा जाए तो हमारे सामने ये सारी चीजें आती हैं। मैं यहाँ ये भी कहूंगा, मुझे कहा गया मानिक जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और हीरा हमारी योजना है, इसलिए मानिक की मुलाकात हीरा से हुई।
हीरा क्या है? हीरा है H फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज एंड A फॉर एयरवेज। ये हमारी कनेक्टिविटी का रास्ता है, ये हमारे विकास का रास्ता है। और इसीलिए हम विकास की दृष्टि से, आप बताइए अगरतला रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस पर काम चला है कि नहीं चला? आप बताइए हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स बन रही है कि नहीं बन रही? आप बताइए नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एक समय में आपके पास एक नेशनल हाईवे था, आज आपके पास 7 नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, 7 नेशनल हाईवे। आप बताइए अब राजधानी एक्सप्रेस सीधे यहां से गुवाहाटी होते हुए दिल्ली जाती है कि नहीं? आप बताइए जनशताब्दी चली कि नहीं चली? आप बताइए रेल कनेक्टिविटी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए कि हर दृष्टि से विकास का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए लंबे समय से ब्रू रियांग का मामला लटका हुआ था कि नहीं लटका हुआ? आप बताइए हमारे सभी भाइयों को पीसफुली सेटल किया गया कि नहीं किया गया? ब्रू रियांग का समझौता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए विकास की नई कहानी आज त्रिपुरा दिख रहा है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यहां ये भी कहूंगा, देखो अभी कुछ देर तक यहां अंधेरा हो जाए, अगर अंधेरे को ध्यान में रखकर उजाले का माप तो नहीं समझोगे तो राजनीति में हमेशा नुकसान में रहोगे। आपको अगर बीजेपी को याद करना है तो बीजेपी के साथ साथ सीपीएम की सरकार के भी दिन भी याद रखो। वो याद रखो, सीपीएम की सरकार मतलब बलात्कार, सीपीएम की सरकार मतलब बंद, सीपीएम की सरकार मतलब हड़ताल, सीपीएम की सरकार मतलब नारेबाजी, सीपीएम की सरकार यानी एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉय से लेवी लेना, सीपीएम की सरकार मतलब महीना चंदा इकट्ठा करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से लोगों को समाप्त करना, सीपीएम की सरकार इसका मतलब घर में घुसकर अपने विरोधियों की जीवन लीला समाप्त करना। ये होती है सीपीएम की सरकार। और बीजेपी की सरकार मतलब हाईवे, बीजेपी की सरकार मतलब इंटरनेट, बीजेपी की सरकार मतलब रेलवे, बीजेपी की सरकार मतलब एयरवे, बीजेपी की सरकार यानी हॉस्पिटल, बीजेपी की सरकार मतलब भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार। ये हमको समझना होगा। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुर्दशा क्या थी? आप बताइए, आगजनी होती थी कि नहीं होती थी? सीपीएम के कार्यकर्ता आगजनी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे कि नहीं करते थे? अपने विरोधियों की जान लेते थे कि नहीं लेते थे? मैं खुशी के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं, जब से विप्लव देव और बाद में मानिक शाह की सरकार आई है, एक भी पॉलिटिकल मर्डर त्रिपुरा की धरती पर नहीं हुआ है। ये मैं कहता हूं, एक भी पॉलिटिकल। आपको इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता, आज आपका इलाज प्रदेश में होता है। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के जमाने में टी गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक शाह की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम। गार्डन्स के लोगों की हालत खराब थी। आज टी गार्डन्स के दृष्टि से देखा जाए तो मानिक शाह की सरकार ने दुगनी उनकी चिंता की है और उनकी आमदनी को भी दुगना करने का काम किया। ये आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि एक नेशनल हाईवे से हम 7 नेशनल हाईवे तक पहुंच गए। आज वर्क कल्चर वापस आ गया है और वर्क कल्चर के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के दौरान रेगा, जिसको जो मनरेगा होती थी, उस मनरेगा में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। सारे लोग, अफसर से लेकर के कर्मचारी से लेकर साधारण व्यक्ति भ्रष्टाचार में ही होता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, सीधा उस किसान के खाते में जाता है, उस गरीब व्यक्ति के खाते में जाता है और बीच में से बिचौलिया गायब हो गया है। इसलिए अगर मैं विकास की कहानी कहूं और पीडीएस की बात करूं तो कम्युनिस्टों के जमाने में सिर्फ चावल मिलता था, आटा मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था और नमक मिलता था। आज मानिक शाह की सरकार में
और पहले विप्लव देव की सरकार में पीडीएस में आपको चीनी भी मिलता है, मसूर दाल भी मिलती है, चाय भी मिलती है, सोयाबीन भी मिलता है, चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, नमक भी मिलता है, और आने वाले समय में सरसों का तेल भी मिलेगा और मसाले भी मिलेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए। ये बदलता त्रिपुरा, ये बदलता त्रिपुरा। आज विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। ये जन विश्वास यात्रा में हम ऐसे ही नहीं आए हैं। आप बताइए, कोई भी कम्युनिस्ट नेता या कांग्रेस नेता इतनी देर खड़ा होकर अपनी सरकार के कारनामे गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? ये गिना सकते हैं भ्रष्टाचार, कमीशन, स्कैंडल, भ्रष्टाचार के नए नए नमूने। इसमें ये ट्यूशन भी दे सकते हैं आपको, महारत हासिल है, यही धंधा है इनका। आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को सरकार में आने देना है क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको अपील करने आया हूं कि अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचान के रखो, और अगर उजाले का मजा लेना है तो याद रखो कि भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के आओ और अंधेरे को वहीं बैठाए रखो, इसकी चिंता करो। और इसीलिए मैं अंत में आपको एक ही निवेदन करने आया हूं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को आराम दो और यहां बैठे लोगों को काम दो। इनसे काम करवाओ और उनको आराम दो। उनको बोलो आपको दवाई घर बैठे मिल जाएगी, ये मोदी जी की राज है। यहां सेवा होती है, डोर डिलीवरी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको वैसे भी आप बेरोजगार हो गए, मन भी आपका ठीक नहीं लगता होगा, दवाई की जरूरत तो पड़ती होगी। मैं तो दवा भी देता हूं आपको और दुआ भी देता हूं। आप रहिए जहां है वहां खुश रहिए, आप आराम कीजिए और ये काम करें। क्यों? इसलिए नहीं कि इन्होंने कुर्सी पर बैठना है, इसलिए कि इन्होंने कुर्सी के माध्यम से त्रिपुरा की जनता की तस्वीर और तकदीर बदलनी है, सेवा के भाव से काम करना है। बताइए, आप साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? साथ देंगे ना? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।